अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक द रेजिडेंसी राज इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, द न्यू एरा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया द फाउंडेशन ऑफ डोगरा रूल इन J&K स्टेट, द ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एंग्लो सिख वॉर्स एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल ऑन स्पेशल ड्यूटी। तो आज इस टॉपिक में जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया। जैसा मैंने पहले भी कहा, गुलाब सिंह और रणबीर सिंह दोनों ने डिनाई किया ब्रिटिश रेजिडेंट की अपॉइंटमेंट को ऑन द ग्राउंड्स दैट देयर इज़ नो आर्टिकल, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल इन द कोर्ट ऑफ डोगराज दैट वाज नॉट गिवन इन द ट्रीटी ऑफ अमृतसर और लाहौर। तो फिर कैसे अपॉइंट किया गया पहली बार ब्रिटिश रेजिडेंट को? तो जैसा पहले भी मैं कह चुका हूँ लास्ट वीडियो में कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट था, ही वॉज फोर्सबली अपॉइंटेड इन द J&K स्टेट ड्यू टू सर्टन कंडीशंस, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर थ्रेट that was posed by Russia and Afghanistan. At the same time, there was criticism of different treaties, especially of Treaty of Amritsar, on the grounds that the East India Company have no right to sell any part of the British Empire. सो इन बेसिस पे ब्रिटिशर्स इंटरवेंशन चाहते थे, ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके लिए ज़रूरी था कोई ब्रिटिश ऑफिशियल यहाँ पे अपॉइंट किया जाए, और इसी वजह से 1885 में जब प्रताप सिंह रूलर बना महाराजा रणबीर सिंह के बाद, तो उसको फोर्स किया गया, यू हैव टू अपॉइंट। तो जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रताप सिंह शॉर्ट टेम्पर्ड थे, उसने ये बर्दाश्त नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा हम कहेंगे अब्यूज़ हो गई। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स को मौका मिला अपना रेजिडेंट अपॉइंट करने का। तो जैसे ही ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट हुआ, तो बहुत सी चेंजेस देखने को मिली एडमिनिस्ट्रेशन में, ख़ास तौर पे हम कहेंगे एजुकेशन में, कल्चरल एक्टिविटीज़ में, रोड कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर सिस्टम में, और जो हम कहेंगे जनरल लाइफ ऑफ द पीपल। तो चले जाने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को आज के इस वीडियो में। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो फाइनली 1885 में ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया, इवन दो इट वाज अपोज्ड बाय द प्रताप सिंह, बट द रेजिडेंट वाज अपॉइंटेड। तो पहला जो रेजिडेंट था, इट वाज सर ओलिवर सेंट जॉन। तो उसके बाद दूसरा भी रेजिडेंट अपॉइंट किया गया। इसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये 6 महीने यहाँ पे रहे, और इस बीच में कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा हो गई, कुछ प्लान्स भी हो गए, और इट इज़ बिलीव्ड दैट महाराजा प्रताप सिंह ट्राई टू किल द रेजिडेंट। हालांकि ये सब झूठ है। अमृता बाज़ार पत्रिका एक न्यूज़पेपर था पंजाब का, जिसने पूरी तरह से इसको एक्सपोज किया कि महाराजा का कोई भी हाथ इसमें नहीं था, वो किसी भी तरह से रेजिडेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इस प्लान के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इस तरह से 6 महीने रहने के बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया, और एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को ब्रिटिश रेजिडेंट के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया, एंड हिज नेम वाज मिस्टर प्लॉडन। तो मिस्टर प्लॉडन काफ़ी देर तक यहाँ पे रहे, ऑलमोस्ट 6 साल तक, 6 से 7 साल तक यहाँ पे रहे। इस बीच में काफ़ी सारी चेंज देखने को मिली। He tried to curb all the powers in J&K state, और ख़ास तौर पे जो महाराजा प्रताप सिंह था उसका कोई भी हाथ इसमें ना हो। इसके लिए मिस्टर प्लॉडन ने सीक्रेटली अमर सिंह, राजा अमर सिंह जो कि यंगर ब्रदर था प्रताप सिंह का, उसके साथ प्लॉट किया, उसके साथ कुछ कॉन्स्पिरेसी की, और कोशिश की प्रताप सिंह को किसी तरह से थ्रोन से नीचे उतारने की या उसके पावर्स छीनने की। बिल्कुल ऐसा ही हुआ 1889 में। तो इस तरह से 1889 में सारे पावर्स ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गए, और उसको एडवाइज़र के तौर पे सपोर्ट किया बहुत सारे ऑफिशियल्स ने। उनमें ख़ास इम्पॉर्टेंट था अमर सिंह, जो चाहता था कि मैं ही रूलर बनूं, बट वो रूलर तो नहीं बन पाया, लेकिन प्लॉट में पूरी तरह से सपोर्ट किया मिस्टर प्लॉडन का। तो मिस्टर प्लॉडन जैसे ही ब्रिटिश रेजिडेंट बने, तो उन्होंने सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर को सिक्योर बनाने की कोशिश की। इसके लिए रोड्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए, जिनको हम गिलगित रोड कहते हैं।
तो ये रोड बनाया गया ताकि आर्मी सप्लाईज आराम से पहुंच सकें, और जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी कभी थ्रेट महसूस होगी, तो यहाँ की आर्मी उसके लिए तैयार होगी। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश रेजिडेंट आने के बाद कौन सी चेंजेस आई, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा, ब्रिटिश रेजिडेंट या ब्रिटिशर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरवेन करना चाहती थी इंटरनल अफेयर्स में, और वो कामयाब भी हुए बाय अपॉइंटिंग ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ब्रिटिश रेजिडेंट जैसे ही यहाँ पे पावर में आ गया, तो उसने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डोगराज। सो ही brought some changes, drastic changes, which can't be forgotten. We cannot forget these changes because these changes proved to be fruitful for the people of J&K state. अगर बात करेंगे ब्रिटिश रूल की इन इंडिया, तो वहाँ पे लोग बहुत परेशान थे ब्रिटिश रूल से। उनको टैक्सेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, जस्टिस सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। हालांकि काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंटल चेंजेस भी देखने को मिली, लेकिन फिर भी ब्रिटिश रूल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई इंडिया में। जबकि J&K स्टेट में इट प्रूव टू बी ब्लेसिंग रादर देन कर्स। तो ब्रिटिश रूल इन J&K स्टेट प्रूव टू बी ब्लेसिंग रादर देन कर्स। जबकि इंडिया की बात करेंगे या बाकी कॉलोनीज की बात करेंगे, इट प्रूव टू बी कर्स रादर देन ब्लेसिंग। अब ऐसा ब्लेसिंग हम क्यों कहते हैं, वो सब जानने की कोशिश करते हैं। तो खैर, यहाँ तक हमने देखा ब्रिटिश रेजिडेंट को अपॉइंट किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हाथ में आ गई। लेकिन फिर 1916 में महाराजा प्रताप सिंह को सारे पावर्स वापस दिए गए। एज यू नो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो पीक पे था, यानी उसकी चिंगारी भड़क चुकी थी 1916-17 में, और 18 में तो बहुत ज़्यादा पीक पे था। 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इस वजह से रशियन थ्रेट या अफगान थ्रेट बहुत कम थी, यहाँ हम कहेंगे ना होने के बराबर, क्योंकि सारी कंट्रीज़ उस टाइम पे वॉर में एंगेजड थे। 1914 में वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, और 1918 तक ये चलता रहा। इस बीच में रशिया की कोई थ्रेट फील नहीं हुई, तो इस वजह से 1916 में अब ज़रूरत नहीं थी किसी तरह की इंटरवेंशन की, डायरेक्ट इंटरवेंशन की जिसको हम कहेंगे। तो महाराजा प्रताप सिंह को सारे पावर्स वापस मिले। फिर उसके बाद सिर्फ 10 साल तक उन्होंने रूल किया, और उसके बाद अपने जो उनका निफ्यू था यानी अमर सिंह का बेटा राजा हरि सिंह, ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर इन द रूलिंग डायनास्टी। सो इन 1925 महाराजा हरि सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, एंड ही वॉज द लास्ट डोगरा रूलर ऑफ J&K स्टेट। तो इस तरह से वो भी काफ़ी लिबरल माइंडेड थे, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन, तो मास्टर ऑफ हैविंग नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, मास्टर्स इन नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। सो ही आल्सो ट्राइड टू make some changes in the administration as well as in other spheres of life. इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आगे। So this is circa 1926 coronation of Maharaja Hari Singh at Mubarak Mandi Palace Complex. तो जब महाराजा हरी सिंह रूलर बने, उस टाइम पे जो जश्न किया गया, उस टाइम पे जो प्रोसेशन निकला, ये उसकी पिक्चर है। एंड दिस इज महाराजा हरी सिंह। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया किस तरह से महाराजा हरी सिंह रूलर बने, और वो लास्ट रूलर रहे। 1947 तक कंटिन्यू चलता रहा उनका रूल। लेकिन जो इंटरवेंशन ब्रिटिशर्स का था वो कंटिन्यू रहा। ब्रिटिश इंटरवेंशन की वजह से कुछ चेंजेस भी आई, उन सब चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। बात करते हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो दोस्तों, एज यू नो, in British India, the Western education was introduced during the 1870s or 1880s. लेकिन in J&K state, it was introduced after 100 years. यानी 100 साल बाद J&K state में Western education को introduce किया गया। तो it was 1880s. तो यहाँ से पता चलता है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट was backward in terms of education, especially Muslims, because they were in majority and were facing discrimination from the ruling dynasty, especially who were non-Muslims, or we can say who were Dogras. ये भी एक रीज़न था। दूसरी बात, जैसे ही वेस्टर्न एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया तो स्कूल्स बनने लगे, कॉलेजेस बनने लगे, और 47 के बाद फिर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई। लेकिन जो मुस्लिम्स थे, दे वर स्टिल बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन।
ड्यू टू सम रीजन्स। रीज़न नंबर 1, वो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड थे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे। रीज़न नंबर 2, स्टेट की तरफ से स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या हम कहेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसकी तरफ से प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती थी। रीज़न नंबर 3, कुछ जिसको हम कहते हैं रिलीजियस माइंडेड पीपल, दो दे आर नॉट रिलीजियस, because they stopped Western education and believed that it is foreign education and we have nothing to do with that education. The people must be taught the religious literature, they must be given religious education. ये भी एक रीज़न था कि लोग इस डोगमा में, इस फॉल्स नोशन में पड़ गए और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। तो कौन थे पहले लोग जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को वेलकम किया? ओब्वियसली दीज वर द पंडित्स और दीज वर द हिंदूज ऑफ J&K state who responded to the western education very much quickly and were given jobs at a larger scale. तो ओब्वियसली जो लोग एजुकेशन जल्दी हासिल करते हैं उनको जॉब्स भी जल्दी मिलते हैं। दूसरी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट भी समहाउ फेवरेबल थी, समहाउ हम कहेंगे उनके सपोर्ट में भी थी। तो खैर एजुकेशन के लिए बहुत से स्टेप्स उठाए गए। इट वाज फर्स्ट महाराजा रणबीर सिंह हु हिमसेल्फ वाज अ लिटरेट पर्सन एंड वाज knowing different languages, especially Persian, Arabic, Sanskrit and English. तो उन्होंने भी कोशिश की। तो स्टेट हाई स्कूल पहली बार बनाया गया 1864 में, लेकिन वो स्कूल सिर्फ और सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए बनाया गया। उसमें सिर्फ रिच लोग पढ़ने जाते थे, ख़ास तौर पे रूलिंग डायनास्टी से और नोबल से। तो आम लोगों के लिए वो स्कूल नहीं था। दूसरी बात, उसके बाद उन्होंने रघुनाथ टेम्पल पाठशाला बनाई। पाठशाला ओब्वियसली दैट सीम्स टू बी रिलीजियस इन नेचर बट इट वाज सेक्युलर, क्योंकि वहाँ पे न सिर्फ पाठ पढ़ाया जाता था बल्कि कुछ लिटरेचर भी पढ़ाया जाता था, जिसमें इंग्लिश, जिसमें मैथमेटिक्स और जिसमें बाकी लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती थी। एक लाइब्रेरी एस्टैब्लिश की गई जम्मू में रणबीर सिंह के नाम से। महाविद्यालय यानी जिसको हम कहते हैं हाई स्कूल, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू। लेट अस सी कहाँ पे। आपके सामने जो पिक्चर है ये रघुनाथ टेम्पल की है। इसी रघुनाथ टेम्पल के प्रेमिसेस में एक साइड पे स्कूल का कुछ हिस्सा एस्टैब्लिश किया गया और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता था और मोस्टली रिलीजियस एजुकेशन। आपके सामने जो पिक्चर है ये रणबीर सिंह लाइब्रेरी है जम्मू में, जो आज भी काफ़ी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी मशहूर है। ये बनाई गई ताकि जो ट्रांसलेशन है डिफरेंट जो यहाँ पे उस टाइम पे रिसोर्सेज थे, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के या रिलीजियस के या डिफरेंट लिटरेचर था, उसको ट्रांसलेट करने के लिए और वहाँ पे पढ़ने के लिए वो प्रोवाइड किया जाता था और आज भी काफ़ी मशहूर है। तो दोस्तों इसी तरह से लैंग्वेज को पैट्रोनाइज करने के लिए ज़रूरी था कि प्रिंटिंग जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे उसको प्रमोट किया जाए। इसके लिए रणबीर प्रेस को इस्टेब्लिश किया गया 1882 में। तो ये माना जाता है इट वाज फर्स्ट प्रेस इन द J&K स्टेट। ओब्वियसली स्टेट कंट्रोल्ड, मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स वर प्रिंटेड एज पर द गाइडलाइंस गिवन बाय द डोगरा स्टेट। जो लिटरेचर प्रिंट यहाँ पे हो रहा था definitely that was also controlled by the state government, and the newspapers, as I have already told you, they were printed according to the guidelines, according to the what we can say decisions or according to the notions of Dogra rulers, mostly by the Ranbir Singh. तो महाराजा रणबीर सिंह believed in providing education for all classes of its subjects and founded a new state sponsored institutions. उसने कोशिश तो की थी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, मोस्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस वर कन्फाइंड टू द रॉयल क्लासेस, टू द रिच पीपल और टू द पीपल हु हैड एक्सेस टू द वी कैन से डोगरा गवर्नमेंट एज वेल एज मनी। ये रणबीर प्रिंटिंग प्रेस है जो जम्मू में इस्टेब्लिश किया गया था और इसकी पिक्चर है, काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया रणबीर सिंह के बारे में। जानते हैं महाराजा प्रताप सिंह के बारे में। महाराजा प्रताप सिंह के बारे में कहा जाता है दो ही वॉज वेरी मच टफ मास्टर और उसको किसी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम नंबर 1, वो डिसलाइक करता था मुस्लिम्स को। अगर कोई मुस्लिम उसके पास से गुजरता तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से देखता है, समटाइम्स पनिशमेंट्स भी देता था और इस वजह से थोड़ी सी उसमें हम कहेंगे लोगों में वो इनफेमस था।
फिर भी उसने कुछ उसके नाम से कुछ इंस्टीट्यूशंस बने, जिनमें श्री रणबीर हाई स्कूल बनाया गया, जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन दी जाती थी. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू इन 1885. इसके अलावा श्री प्रताप कॉलेज दैट वाज ओपनड इन श्रीनगर इन 1905. ये काफ़ी मशहूर कॉलेज है, आज भी काफ़ी मशहूर है अपने सब्जेक्ट्स के लिए, अपनी हम कहेंगे जो इसका हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, उसके लिए भी मशहूर है. इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया, जिसको बाद में 47 के बाद नाम बदल कर रखा गया गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज. गवर्नमेंट गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज, GMC कॉलेज, that is in Jammu. It was opened in 1906. This is the picture of Shri Pratap Singh High School, that is in Jammu. ये पिक्चर है SP कॉलेज श्रीनगर की. और ये है GMC जम्मू, गांधी मेमोरियल साइंस कॉलेज जम्मू, जिसका पहला नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज. इसके अलावा एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड आर्टिजन्स वाज आल्सो गिवन impetus with the establishment of Amar Singh Technical Institute at Srinagar in 1923. तो 1923 में, जैसे हमें पता है, इट वाज महाराजा प्रताप सिंह, तो उसने अमर सिंह के नाम से, हालांकि अमर सिंह उसका ब्रदर था जिसने प्लॉट भी किया था, तो उसके नाम से इंस्टीट्यूशन बनाया गया, अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट एट श्रीनगर. तो इस तरह से पता चलता है छोटे स्कूल से लेकर बड़े कॉलेजेस तक इस्टेब्लिश किया गया, और डिस्क्रिमिनेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था. ये सब जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सच है या इसमें कुछ चेंजेस भी है. तो दोस्तों, जितने भी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमने बात की, जितने न्यू चेंजेस के बारे में हमने बात की, वेस्टर्न एजुकेशन की हमने बात की, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट. It was by the efforts of Britishers that these institutions were established to promote Western education. क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन वही प्रमोट करना चाहते थे, सो दैट मोर एंड मोर पीपल विल लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड समटाइम्स इट वुड बी पॉसिबल टू मेक देम क्रिश्चियंस. ये भी एक रीज़न था. बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने. क्रिश्चियन मिशनरीज़ यहाँ पे आए J&K स्टेट में, और उन्होंने न सिर्फ स्कूल्स खोले बल्कि हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज भी खोले. हालांकि स्टेट गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती थी, उनको लैंड प्रोवाइड नहीं करती थी, उनको किसी तरह का परमिशन नहीं देती थी, बट स्टिल दे मैनेज टू डू सच एक्टिविटीज़. तो इस तरह से मैंने कहा था, ब्रिटिश रूल प्रूव्ड टू बी ब्लेसिंग रादर देन कर्स इन J&K स्टेट. ऑन द अदर हैंड, इन कॉलोनीज इट प्रूव्ड टू बी कर्स रादर देन ब्लेसिंग. तो महाराजा हरी सिंह, he was liberal minded and had received education, especially western education, so he tried to improve the life of his subjects. Let us try to understand how and when he established so many primary schools and middle schools to promote the education system. यह है श्री प्रताप, जिसको हमने भी इंस्टीट्यूशन का नाम दिया श्री अमर सिंह टेक्निकल इंस्टीट्यूट एट श्रीनगर. तो दोस्तों, यहाँ तक हमने डिस्कस किया एजुकेशन फॉर ऑल. बात करेंगे वीमेन की. जिस तरह से बाकी वर्ल्ड में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों, लाइक फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, या कोई और कंट्री हो, जो कंडीशन वहाँ वीमेन की थी वही कंडीशन यहाँ पे भी थी. That means women was confined to the household activities. She was supposed to rear the family, to look after the household affairs, to take care of children, husband and in-laws after marriage and before marriage, to look after the activities of home, especially to take care of parents and the younger brothers or sisters. लेकिन 1920s की बात करेंगे तो बहुत सारी चेंज देखने को मिली. इनमें सबसे बड़ी चेंज थी जो वीमेन को वेस्टर्न एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई. तो जैसा मैंने पहले भी कहा, वेस्टर्न एजुकेशन इन J&K स्टेट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड वेरी मच लेट, इवन आफ्टर 100 years of India. If we take the example of India,
In India it was introduced in 1870s, but in J&K state it was introduced in 1880s 90s, means 100 years late. तो जो वीमेन थी उनकी एजुकेशन पे भी फोकस दिया गया, बट जो वीमेन थी उन्होंने बहुत ही लीस्ट रेस्पॉन्स दिया टुवर्ड्स एजुकेशन. अगर वीमेन स्कूल गई भी, यानी गर्ल्स एजुकेशन अगर प्रमोट भी हुई, गर्ल्स इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश भी किए गए, फिर भी जो गर्ल्स थी उनका रोल स्कूल्स में बहुत कम रहा. 1905 की बात करेंगे या 1904 की बात करेंगे तो J&K स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5% गर्ल्स स्कूल जाती थी, उसमें भी 1% मुस्लिम गर्ल्स स्कूल जाती थी. इसका रीज़न पॉवर्टी भी था, इसका रीज़न जिसको हम रिलीजियस लीडरशिप थी वो भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी गर्ल्स को, जो सोसाइटी की गर्ल्स को अलाउ नहीं करते थे टू जॉइन द वेस्टर्न एजुकेशन. सो लेटर ऑन द एजुकेशन अमंग वीमेन बिकेम वेरी मच we can say active, especially after 1947. तो प्राइवेट स्कूल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर जो ब्रिटिश रेजिडेंट की इंटरवेंशन थी उसकी वजह से भी वीमेन स्कूल जाने लगी. उनको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाते थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, जिसमें लैंग्वेजेस के अलावा मैथमेटिक्स, साइंस और होम साइंस भी पढ़ाया जाता था. होम साइंस में उनको प्रैक्टिकली सिखाते थे, जैसे खाना बनाना, जैसे टेलरिंग होती है या स्विंग जिसको हम बोलते हैं, या जो शॉल मेकिंग प्रोसेस है, ये वो चीज़ें थी जो उनको एक्स्ट्रा सिखाते थे और साथ में फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी सिखाते थे. लेकिन फिर भी जो एजुकेशन अमंग वीमेन थी इट वाज वेरी मच बैकवर्ड टिल द 1960s एंड 70s. तब तक ये एजुकेशन काफ़ी बैकवर्ड थी, तब तक फीमेल बैकवर्ड थे इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ सोसाइटी, ड्यू टू द बैकवर्डनेस या वी कैन से पॉवर्टी या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. तो ये सारी रीजंस थे जिसकी वजह से गर्ल ज़्यादा पढ़ नहीं पाई. खैर, हरी सिंह की बात करते हैं या उससे पहले रूलर्स रणबीर सिंह की बात करते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए गर्ल्स के लिए, जिनमें गुरमठ कन्या पाठशाला था जो पहला गर्ल्स स्कूल बनाया गया जम्मू में. इसके अलावा महारानी तारा देवी महिला कॉलेज, जिसको आज जानते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन परादे जम्मू के नाम से, ये बनाया गया 1944 में और इसमें एक्टिव सपोर्ट किया महिला एजुकेशन सोसाइटी ने, या हम कहेंगे वीमेन एजुकेशन सोसाइटी. इसके अलावा छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल्स, मिशन स्कूल्स इस्टेब्लिश किए गए ताकि जो एजुकेशन है वो वीमेन को मिल जाए. तो इस तरह से जो वीमेन इमेंसिपेशन का स्टेप था वो उठाया गया, एंड ओबियसली मोस्टली बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय द ब्रिटिशर्स. दिस इज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन परादे जम्मू. ये इसका इंटीरियर है यानी इंटरनल पार्ट है. तो आज भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है, काफ़ी मशहूर इंस्टीट्यूशन है जम्मू रीजन में. तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे वीमेन इन एवरीडे लाइफ. तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.